अब मैं आपको कृषि विपणन, विपणन का मतलब बाजार, कृषि बाजार के बारे में बताऊंगा। आज शहरों में या गांवों में लोग अनाज, फल, सब्जी, दूध मतलब रोजमर्रा की चीजों का उपभोग करते हैं। अब आप सोचिए कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए यह सभी चीजें हम तक पहुंचती कैसे हैं? वास्तव में इनका एक बाजार होता है। स्वतंत्रता के समय तक तो किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता था कि जो उनकी फसल है उसका बाजार मूल्य क्या है। बाजार उस समय होते नहीं थे या फिर गांव से बहुत दूर होते थे, परिवहन के, संचार के साधन नहीं होते थे। इसी कारण से बड़े बड़े किसान, साहूकार छोटे किसानों से अपनी मनमर्जी पर या कम दाम पर अनाज खरीद लेते थे। अब किसान के लिए एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी फसल का भंडारण कहां करे। उस समय तक भंडारण की सुविधा नहीं होती थी, इसलिए सरकार को बड़े व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए कृषि के क्षेत्र में, कृषि बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा, कृषि बाजार में आना पड़ा। कृषि विपणन यानी कृषि बाजार होता क्या है? कृषि बाजार के अंतर्गत फसल कटाई के बाद इकट्ठा करना, उसकी पैकिंग करना, उसका भंडारण करना, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, मंडियों में उसकी उपलब्धता करना, प्रत्येक फसल की कीमत तय करना, ये सभी क्रियाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त भी कई क्रियाएं कृषि बाजार में आती हैं। कृषि बाजार के कहीं ना कहीं कुछ दोष भी हैं, जैसे आज भी कहीं ना कहीं इतने अधिक भंडार गृह नहीं है। तो होता क्या है, किसान की फसल वो बाजार में बेचता है, लेकिन सरकार के पास इतने भंडारण ना होने के कारण वह फसल का बहुत बड़ा भाग खराब भी हो जाता है। कई बार होता है, बरसात के कारण खराब हो गई फसल, तैयार फसल। किसान और उपभोक्ताओं के बीच बहुत बड़ी संख्या में बिचौलिए होते हैं, आज भी हैं, जो बहुत से काम करते हैं और बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। आज भी कहीं ना कहीं किसान को उसकी फसल का अगर 10 रुपए मिलता है तो बाजार में उपभोक्ता उस फसल को 50 रुपए में खरीदता है। मतलब कि 40 रुपए कहीं ना कहीं इन बिचौलियों के पास जाते हैं। सितंबर 2020 में सरकार ने एक अध्यादेश लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया, जो कहीं ना कहीं किसानों के लाभ के लिए है। आने वाले समय में किसानों को इसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। यह दीर्घकालीन लाभ प्रत्येक किसान के परिवार को मिलेगा। कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं का और किसान दोनों का ही शोषण होता रहा है। उपभोक्ताओं को अधिक दाम देना पड़ा, लेकिन वह अधिक दाम कहीं ना कहीं किसान के पास नहीं गया और किसान को कम दाम मिला। तो बीच में यह बिचौलिए बहुत अधिक धनराशि कमा लेते हैं, बहुत अधिक लाभ कमा लेते हैं। आज भी परिवहन, संचार की उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, परंतु हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में संचार, परिवहन की सुविधाओं में बहुत अधिक सुधार होगा और कृषि क्षेत्र में अधिक लाभ मिलेगा। कृषि बाजार प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए, जैसे नियमित मंडियां स्थापित की गई। इन मंडियों में सरकारी
अधिकारी, किसान और व्यापारी तीनों शामिल होते हैं और कोशिश की जाती है कि पूरी पारदर्शिता रखी जाए। आज भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की सुरक्षित भंडारों का रखरखाव किया जाता है। देश में कृषि बाजार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन कीमत के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। यह न्यूनतम समर्थन कीमत होती क्या है? जैसे एक किसान ने फसल बोई और उस फसल में प्रति किलो 10 रुपए लागत आती है, तो कहीं ना कहीं किसान यह सोचता है कि जब वह बाजार में बेचने जाए तो उसे 10 रुपए से अधिक प्राप्त हो। तो सरकार प्रत्येक किसान के लिए एक न्यूनतम कीमत तय कर देती है कि आपको आपकी फसल का प्रति क्विंटल, मैंने आपको प्रति किलो का उदाहरण दिया, प्रति किलो 15 रुपए अवश्य मिलेंगे। परंतु अगर आपको खुले बाजार में आपकी फसल का कोई 20 रुपए या 15 रुपए से अधिक देता है तो आप बेच सकते हैं। इससे किसानों को बहुत अधिक लाभ हुआ। अब किसान आश्वस्त है कि उसकी फसल का कम से कम 15 रुपए तो सरकार देगी ही। यह न्यूनतम कीमत बहुत अच्छी प्रणाली है। कई और माध्यम भी हैं बाजार में जिससे किसानों को बहुत अधिक लाभ हुआ, जैसे अपनी मंडी। अपनी मंडी ये बाजार एक नाम है और यह मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। एक है हदासपुर मंडी, यह पुणे में है। एक रायथू बाजार जो आंध्र प्रदेश में है, जहां सब्जियों और फलों का क्रय विक्रय होता है। इसी प्रकार उझावर मंडी भी है तमिलनाडु में। कई प्रकार की ऐसी मंडियां सरकार द्वारा बनाई गई हैं। कई राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी किसानों से प्रत्यक्ष रूप से फसल खरीद लेती हैं। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में एक योजना चली जिसका नाम था तनवा। इस परियोजना में गांव में महिलाओं को कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया और महिलाओं ने अपनी छोटी सी बचत से कई काम खोले, कई कुटीर उद्योग खोले, जैसे टोकरी बनाना, गुड़िया बनाना, साबुन बनाना, मशरूम की खेती। इससे परिवारों की आय में भी वृद्धि हुई और वो काम करने के लिए प्रोत्साहित हुए।